और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट का सबब न बने। अपने जायजे से फारिग होकर वीरा ने फैला हुआ नक्शा तय किया और फोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। इंटरकॉम पर रामा का रुजीनी के कमरे का नंबर मिलाकर वीरा ने सिर्फ एक ही फिक्रा अदा किया जो मेरे लिए नाकाबिले फहम था। दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू पर मेरे दिल में तजस्सुस से जाग उठा, मगर मेरे कुछ पूछने से पहले ही वीरा बताने लगी इस वक्त उसकी बीवी कमरे में है, उसे रवाना करके वो खुद ही मुझे फोन करेगा। ऐसा ना हो कि फोन करने के बजाय वो तुम्हारे दरवाजे पर ही आ पहुंचे। मैंने खदशा जाहिर किया। आने का इरादा होता तो वो तुम्हारे बारे में जरूर पूछता, वो फोन ही करेगा। तुम्हारा कहना है कि रामा का सिसली का रहने वाला और माफिया के एक डॉन का बेटा है। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद मैंने पुरख्याल लहजे में वीरा से पूछा। मेरे कहने से ज्यादा हकीकत भी यही है, वो मुस्कुराते हुए बोली। फिर वो अब तक तुम्हारे बारे में इतना बेखबर क्यों है? मैंने सवाल किया। तुम किस बेखबरी की बात कर रहे हो? वो अब तक तुम्हें सीका ही समझ रहा है। उसे आज तक ये नहीं पता चल सका कि सीका के रूप में इससे मिलने वाली वीरा लाइट थी। इस जैसे आदमी के लिए यह मालूम करना मुश्किल नहीं था। मालूम तो उस वक्त करता जब उसे शुबा होता कि मैं दोहरी जिंदगी गुजार रही थी। इस जमाने में किसी को इल्म नहीं था कि मैं वीरा लाइट हूं। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। मैं सोच रहा था कि रामा का अपनी बीवी के मुकाबले में खासी जारह तबीयत का मालिक मालूम होता था। उसे अपनी बीवी को होटल के कमरे से रुखसत करके वीरा से राब्ता करने में ज्यादा देर न लगती। तो मुझे उसके साथ सैर पर जाने का मशवरा तो दे बैठे हो, मगर तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम्हारा क्या इरादा है। आखिर वीरा ही ने चौंक कर कमरे की फिजा में छाया हुआ सकूत तोड़ा। वीराने में सैर का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, मैंने सर्द लहजा में कहा। यह अंदाजा मैं लगा ही चुकी हूं कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन यह कदम इतना नागुज़ीर नहीं है। क्या हम उसे सिर्फ आज रात तक के लिए कहीं उलझा दें तो काम नहीं बन सकता? कल वो पूरे शहर की खाक छान डाले तब भी उसे हमारे सुराग नहीं मिल सकेंगे। जख्मी सांप बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और रामा का तो वैसे ही बहुत कीना परवर आदमी है। रूम में तुमको खो देने की खलिश है। तुम्हें दोबारा पहचानते ही उसके दिल में पोशीदा शिद्दत से ताजा हो चुकी है और अब वो तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे मार डालने पर भी आमादा है। अगर इस बार हम उसे जुल देकर निकल गए तो इसकी कबाइली अना उसे बिल्कुल पागल कर देगी। हो सकता है कि बदला लेने के लिए वो सब कुछ भूल भाल कर हम दोनों की तलाश में लग जाए। मैं उसे छोड़ने का खतरा मोल नहीं लूंगा। वो खामोशी से मेरी बात सुनती रही, फिर ताइदी अंदाज में बोली। पहले उसने सिर्फ मुझे देखा था और अब वो तुमको भी पहचानता है। हमारे मौजूदा क्वाइफ उसे होटल के रिकॉर्ड से मिल सकते हैं। अगर वो लंदन में डॉन रुजीनी के आदमियों से मिल बैठा तो वाकई बहुत कुछ मालूम कर लेगा। हम मजीद खतरात मोल नहीं ले सकते। ड्रामा का किस्सा यहीं खत्म होना चाहिए। तुम ठीक ही कह रहे हो। माफिया की एक बार रसूख डॉन का बेटा होने की वजह से उसका दिमाग बहुत खराब है। रूम में भी हर एक उससे बचने की कोशिश करता था। कहा यह जाता था कि उसके मुंह लगने वाले पुरस्रार हालात में जल्द ही मार दिए जाते हैं या फिर किसी हादसे में जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं। इस जैसे सफाक दुश्मन को ढील नहीं दी जा सकती। मैंने यही सब सोचकर एक फैसला किया था और अब तक इस पर कायम हूं। अगर मैं इसके साथ निकल गई तो तुम हमारा साथ कैसे दोगे? वीरा ने पूछा। तुम उसके साथ प्रोग्राम तय करके मुझे बताओ। मैं ट्रेन के जरिए मुकर्ररा मकाम पर पहुंचकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मौका मिलते ही हम दोनों उससे छुटकारा हासिल करके लौट आएंगे। तुम्हारी ये तजवीज़ काबिल अमल नहीं है। वीरा ने फैसला सादर कर दिया। इस मंसूबे पर इसी सूरत में अमल किया जा सकता है जब सारा इलाका हम दोनों का देखा भाला हो सकता है कि तुम M1 के मुजाफाती इलाकों से वाकिफ हो, मगर मैं इस मामले में बिल्कुल कोरी हूँ। पता नहीं रामा का मुझे साथ लेकर कहाँ जा निकले। मैंने उसे किसी खास समत में चलने पर मजबूर किया तो वो चौकन्ना हो सकता है। रामा का एक बहुत बड़े मुजरिम का बेटा था और मुजरिम भी ऐसा जो अपने पेशे के इजहार में एक शान महसूस करता था। उसे मौरूसी तौर पर खतरात को भांप लेने की सलाहियत हासिल होनी चाहिए थी। वो वीरा को लेकर अपनी मर्जी के किसी रास्ते पर चल पड़ता तो मेरा पूरा मंसूबा नाकाम हो सकता था। तुम्हारी बेखबरी की वजह से गड़बड़ होने का इम्कान है, मैंने पुरतशवीश लहजा में कहा। जब हमने उसे खत्म करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर इतने लंबे बखेड़े की जरूरत ही नहीं रहती। ये काम मैं खुद भी अंजाम दे सकती हूँ। तुम्हारे निकलने की जरूरत नहीं। जिस्मानी तौर पर वो तुमसे बहुत मजबूत है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर तुम्हारा वार ओछा रहा तो तुम खुद समझ सकती हो कि क्या होगा। मैं उससे कुश्ती लड़ने का कोई इरादा नहीं रखती। गीता का भरा हुआ रिवाल्वर हमारे पास मौजूद है। बारूदी हथियार के जरिए 10 बरस का बच्चा भी बड़े से बड़े शहजोर को जेर कर सकता है, मगर फिर भी मैं नाकामी का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। तुम दोनों के आसपास मेरा मौजूद रहना नहायत जरूरी है, मैंने इसरार किया। इसके खात्मे के साथ उसकी लाश को किसी ऐसी जगह ठिकाने लगाना होगा जहां वो कम अज कम 1-2 रोज तक किसी की नजरों में ना आ सके। इस वक्त मेरा ज़हन तेजी से काम कर रहा है। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो।
ये कहते हुए वीरा की आंखों में चमक सी पैदा हो गई। सब कुछ उसी तरह होगा जैसा तुम चाहते हो। मैं इस बारे में उससे कोई सवाल नहीं कर सका क्योंकि उसी वक्त फोन की घंटी बज उठी। रिसीवर उठाते ही वीरा ने मुझे आंख मारी और फिर नर्म अतालवी जुबान में बोलने लगी। मेरी तवक्का के मुताबिक रामा का ने अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। वीरा और रामा का की गुफ्तगू होती रही और मुझे बीम गन याद आने लगी। हमारा वो हथियार कोई शोर या आवाज पैदा किए बगैर पलक झपकते में दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए लासानी था। वीरा के पास गीता का रिवाल्वर जरूर मौजूद था मगर वो बेआवाज नहीं था। उसके फायर की गूंज वीरा को मुसीबत में डाल सकती थी। अतालवी जुबान मेरे लिए अजनबी थी लेकिन वीरा के लबो लहजे को मैं खूब समझता था। वो अपने दोस्तनुमा दुश्मन को बहुत कामयाबी से शीशे में उतार रही थी। उन दोनों की बातें काफी देर तक जारी रहीं। फोन बंद करके वीरा मेरी तरफ मुतवज्जा हुई तो उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। तुमने उसे रास्ते से हटाने का बिल्कुल सही फैसला किया है, वीरा बोली। वो हमारी तवक्का से कहीं ज्यादा तेजी से काम ले रहा है। तुम्हारे अगवा के लिए माफिया के 2 कारिंदे इस वक्त होटल में मंडला रहे हैं। रामा का इन्हें तुम्हारी शनाख्त कराएगा और वो अपना काम शुरू कर देंगे। ओह, मैं तहय्युर ज़दा अंदाज में अपने होंठ समेट कर रह गया। वो खबर सुनते ही मेरे बदन में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई थी। क्या ये उसी ने बताया है? हाँ, फोन करते ही उसने 2 बातें जाननी चाहिए थी। अव्वल ये कि मैंने उसके बारे में तुम्हें क्या बताया है और दोम ये कि मुझे तलाक देने के बारे में तुम क्या कहती हो। तुम्हारा जवाब उसके लिए हौसला अफजाई रहा होगा। मैंने पूछा। गनीमत है कि मेरा जवाब ज्यादा हौसला अफजा नहीं था। मैंने उसे बताया कि मेरे शौहर के लिए वो मेरा एक पुराना दोस्त है और ये कि तलाक के मामले में उसे चंद रोज इंतजार करना होगा। मैं मौका महल देखकर ही किसी बहाने से अपने शौहर से अलहदगी की बात करूंगी। इंतजार के जिक्र पर उसने मुश्तिल होकर खुद ही अपने राज उगल दिया। अब तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। मुझे पूरी तफसील बताओ, मैं बेचैनी से बोला। अगर इस होटल में खतरा पैदा हो गया है तो हम इसी वक्त कहीं और मुंतकिल हो सकते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। मैंने बात संभालने की पूरी कोशिश की है। वो जल्दी से बोली। वो भड़क कर कह बैठा कि अब वो एक दिन भी इंतजार नहीं करेगा। उसने डॉन रोजीनी की इजाजत से माफिया के 2 आदमी होटल में तलब कर लिए हैं जो किसी भी वक्त तुम्हें उठा ले जाएंगे और तुम न माने तो तशद्दुद के जरिए तुमसे तलाक के कागजात पर दस्तखत लिए जाएंगे। मैंने ये सुनते ही अपना प्लान बदल दिया और नरमी से उसे समझाया कि इस वक्त वो सिसिली में नहीं लंदन में है। जब मैं उसके साथ हूं तो उसको जोश या उजलत में कोई खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने शौहर से खुश नहीं हूं। इस वक्त तुम्हारा यही जवाब उसे ठंडा कर सकता था। मैंने बेसाख्ता कहा। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो वो माफिया वालों को वापस भेज देगा। शाम को वो हम दोनों को अपनी गाड़ी में लंदन के मुजाफात की सैर कराने ले जाएगा। पहले वो मेरे अगवा पर तुला हुआ था और अब सैर कराने ले जाएगा। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने उलझन मेरे लहजे में कहा। वीरा के होंठों पर अफसुर्दा से मुस्कुराहट भी कर गई। मैंने उसे पेशकश की है कि उसे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। तुम घूमने फिरने की शौकीन हो। मैं तफरीह के बहाने किसी भी वक्त तुम्हें उसके साथ बाहर ले जा सकती हूँ। उसने खुद ही आज शाम का वक्त तजवीज किया जो मैंने मान लिया। इस तरकीब से तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई कि उसके अंजाम में हम दोनों शाना बशान रहे। ये न भूलो कि बात डॉन रोजीनी तक पहुंच चुकी है। उसके आदमी उसका पीछा करेंगे। ऐसा हुआ तो उसे ठिकाने लगाने के बाद हम बुरी तरह फंस सकते हैं। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। वीरा ने पूरा एतमाद लहजे में कहा। शाम को उसका कोई आदमी उसकी गाड़ी का पीछा नहीं करेगा। उसे खुशी हुई कि अब वो अपने बाप के आदमियों की मदद लिए बगैर खुद ही अपना ये मामला निपटा लेगा। डॉन रोजीनी को उसने अपने अनाथ का कोई पस मंजर नहीं बताया था। इसे सिर्फ इतनी इजाजत ली थी कि वो जरूरत पड़ने पर इसके 1-2 आदमी उसे कोई काम ले सके। इसकी दी हुई दलील उसके लहजे के एतमाद से मैल नहीं खा रही थी। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर सर लहजे में कहा, तुम कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही हो। किसी वक्त तुमसे सच छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो गहरी सांस लेकर किसी बहस के बगैर बोली। वो कुछ तकलीफ से बातें हैं, इनका धुराया ना जाना ही इस वक्त बेहतर होगा। ये तुम मुझसे कह रही हो। अब तक तुम खुलकर हर बात मुझे बताती रही हो। अब मेरे या तुम्हारे लिए कोई बात तकलीफ से नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए सबसे अजियतनाक बात यह है कि इसी होटल की छत के नीचे एक ऐसा दरिंदा मौजूद है जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ खुद को तुम्हारे सर पर मुसल्लत करने पर तुला हुआ है और मैं अपनी मसलियतों की वजह से उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर हूँ। तुम्हें वो बातें सुनकर दुख होगा। मैं खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि कभी महज ऊपरी दिल से ही मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करनी पड़ेंगी, मगर इस वक्त मैं हालात के शिकंजे में भी बस थी। अच्छा ही हुआ कि मेरी और उसकी गुफ्तगू अतालवी जुबान में हो रही थी। अगर इन बातों का ताल्लुक मेरी जात से है तो इन वजाहतों को भूल कर वो बातें बता डालो। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मैं अंधेरे में रहना पसंद नहीं करूंगा। वो जुबान से कुछ कहे बगैर चंद सानियों तक शिकायत भरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, वो आज शाम तुम्हारे अगवा के बजाय तुम्हारे कत्ल का मंसूबा बनाए बैठा है। मैं बेख्तियार हंस पड़ा और तुम ये बात बताते हुए इस तरह झिझक रही थी जैसे तुमने उसके साथ मिलकर वाकई मुझे मार डालने का इरादा कर लिया। इसे टटोलने के लिए मुझे उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही थी।
वो खुश था कि अब वो अपने रकीब को अपने बाप के आदमियों की मदद के बगैर खुद मारेगा। उसकी वहशियाना फितरत और उस खुशी की बिना पर मुझे पूरा यकीन है कि शाम को हम तीनों का पीछा नहीं किया जाएगा। हाँ, अब यह बात काबिल फहम मालूम होती है। तुम उसके इरादे का जिक्र न करती तो मेरी बेखबरी की वजह से वो अपने मकासद में कामयाब भी हो सकता था। मैं उसे किसी कीमत पर ऐसा मौका न देती। वो तड़प कर बोली, अब उसे तुमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं रही। वो गाड़ी में सवार होते हुए मेरे पहलू में कोई जहरीली सुई घोंप कर पल भर में मेरा काम तमाम कर दे तो तुम क्या कर सकोगी? यह खतरा तो अब भी मौजूद है, उसने झुरझुरी लेकर कहा। वो वाकई कुछ भी कर सकता है। नहीं, अब यह खतरा बहुत कम हो गया है। इसका मकरू अज़ाइम से बाखबर होने के बाद अब मैं शुरू ही से चौकन्ना रहूंगा। उसके हाथों पर नजर रखूंगा, उससे दूर रहूंगा। मेरी खोपड़ी में सिर्फ अगवा की बात जमी रहती तो इनमें से कोई एहतियात मुमकिन नहीं थी। मैं महसूस कर रहा था कि जूं जूं हमारी लंदन से रवानगी का वक्त करीब आ रहा था, सूरत-ए-हाल कशीदा होती जा रही थी। पिछले रात नागहानी तौर पर रामा का किसी आसेब की तरह सामने आ गया। गनीमत यह था कि वीरा की दानिशमंदाना हिकमत अमली की वजह से माफिया के इन दोनों गुर्गों से जान छूट गई थी, जो मेरे अगवा की नीयत से होटल में पहुंचे हुए थे। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही हरीफ रह गया था, जो शायद शाम तक का मेहमान था। वीरा ने रामा का को बता दिया था कि वो अपने एक पुराने दोस्त के तौर पर मुझसे इसका जिक्र कर चुकी है और फिर शाम को हमें उसके साथ एक खून रेज तफरीह के लिए भी निकलना था। मैंने वीरा को मशवरा दिया कि उसे मजीद एतमाद में लेने के लिए वो उसे कमरे में मदऊ कर ले। इस तरह मेरा और उसका बराह रास्त तारुफ हो जाता और मैं करीब से उसका जायजा भी ले लेता। मगर वीरा ने मेरी वो तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी। रामा का उससे तलाक के बारे में बहुत तजस्सुस के साथ बाज़पुस कर चुका था, लेकिन वीरा के पूछने पर भी उसने अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं बताया था। हम दोनों को यह अंदाजा हो चुका था कि रामा का ने वीरा के मामले को अपनी बीवी से पोशीदा रखा हुआ था और शायद शाम की सैर के लिए भी उसने कोई बहाना सोचा हुआ था। होटल में जारी इस खेल में सारी सरगर्मियां मुकम्मल राजदारी के साथ जारी थीं। बज़ाहिर हम तीनों फरीकों के सिवा किसी चौथे को इस किस्से की हवा नहीं लगी थी। इन हालात में रामा काका हमारे कमरे में आना जाना मुनासिब नहीं था, ताकि इसकी यकायक गुमशुदगी के बाद किसी की तवज्जो हमारी तरफ मबजूल न हो सके। रामा का शाम के लिए अपनी बीवी से जो बहाना भी करता, उसकी वापसी न होने पर उसका जवाज खत्म हो जाता और उसकी बीवी अपने गुमशुदा शौहर की तलाश के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देती। रात गए से सुबह सवेरे तक के वो चंद घंटे हम दोनों के लिए सब्र आजमा और आसाब शिकन साबित हुए। इतनी कलील सी मुद्दत में किसी इत्तेफाक के सिवा ऐसी कोई सूरत नहीं थी कि किसी के जहन में रामा का के कत्ल का अंदेशा सर उभारता और हम वो राज फाश होने से पहले लंदन से परवाज कर जाते। हिफाजत और एहतियात की खातिर शाम तक हम दोनों अपने कमरे ही में मैसूर रहे। वीरा ने रूम सर्विस के जरिए होटल के रेस्टोरेंट से दोपहर का खाना कमरे ही में मंगवा लिया। खाने से फारिग होकर मैं अखबार संभाल कर बिस्तर पर दराज हो गया। वीरा कमरे का दरवाजा बुलट करके गीता का रिवाल्वर ले बैठी। 4 बजे फोन की घंटी बजी। मेरे इशारे पर वीरा ने ही रिसीवर उठाया। वीरा के अतालवी बोलने की वजह से मुझे यह अंदाजा लगाने में दिक्कत नहीं हुई कि वो कॉल रामा का की थी। ठीक 5 बजे वो एक कमर्शियल पार्किंग लॉट के दरवाजे पर हमारा इंतजार करेगा। फोन बंद करके वीरा ने मुझे आगाह किया, हमें सही वक्त पर वहां पहुंचना होगा। जरूर पहुंचेंगे, मैंने खुश होकर कहा। हमारा शिकार खुद ही हमारी तमाम सहूलतों का खास ख्याल रख रहा है। यह अच्छा है कि होटल से हम अलग अलग निकलेंगे। तुम्हारी सहूलत से ज्यादा उसे अपनी चमड़ी बचाने का खौफ दामनगीर होगा। वो अपनी दानिश में तुम्हें मारने जा रहा है, इसलिए तुमसे दूर दूर है। मुझे मारने के लिए उसने क्या तरीका सोचा हुआ है, मैंने पूछा। मेरे लिए यह मौजूद नागवार था। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। रास्ते में वो खुद ही बताता चला जाएगा। वीरा ने मुंह बनाकर कहा, बोलता है तो बस बोलता ही चला जाता है। तुमने खुद ही बताया था कि अतालवी औरतों के मामले में बहुत नदीदे, खुशामदी और बातूनी होते, फिर वो तुम्हारे सामने कैसे खामोश रह सकता है? वो एक अजाब की तरह मेरे जहन पर सवार हुआ है। उसके हवाले से तुम्हारी ये छेड़छाड़ मुझे जहर लग रही है। वो हमारा दुश्मन है और उसे दुश्मन ही रहने दो। 4:30 बजे हम दोनों ने पूरी तैयारी के साथ कमरा छोड़ दिया। वीरा के पास पार्किंग लॉट का नंबर मौजूद था। इसके अंदाजे के मुताबिक वो अमारत होटल से चंद मिनट की मुसाफिर पर थी। वक्त गुजारी के लिए करीबी बाजार में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की अकबी दुकानों की खिड़कियों में झांकते हुए हम खिरामा एक तवील चक्कर काट कर मतलूबा पार्किंग लॉट तक पहुंचे तो 5 बजने में कई मिनट बाकी थे। लेकिन रामा का हमसे पहले एक चमकती हुई सुर्ख BMW फुटपाथ के किनारे लिए खड़ा था। इसने दूरी से हमें देखकर अपनी कार की खिड़की में से हाथ लहराया और नीचे उतर कर खड़ा हो गया। ये सैर के लिए हमसे ज्यादा बेचैन है, वीरा ने इस तरह लिहाजा में कहा, और रकाबत की ये जंग जीतने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया है। गहरे नीले सूट में खासा शानदार लग रहा है। गाड़ी भी तुम्हारे शयान शान लाया है।
वीरा जुबान से कुछ कहे बगैर मुझे घूर कर रहेगी। रामाका ने अपनी कार के करीब बहुत पुरतपाक अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया। अंदरूनी मुसरत से उसका चेहरा दमक रहा था। वीरा से गर्मजोशी से हाथ मिलाने के बाद उसने मुस्कुराकर मुझे हेलो कहा और मुसाफा करते हुए इतनी ताकत का मुजाहिरा किया कि मैं तैयार होने के बावजूद अपने कदमों पर हिल कर रह गया था। मैं खुद को उसके लिए आसान शिकार साबित करने के मूड में था, इसलिए मैंने जवाब में ताकत का इजहार करने के बजाय नरमी से अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं खामोशी से अकबी नशिस्त पर बैठ गया। वीरा ने पैसेंजर सीट संभाल ली। वीरा का दरवाजा बंद करने के बाद रामाका फुर्ती से घूमकर ड्राइविंग सीट पर पहुंचा और फौरन ही इंजन चला दिया। कार के ताकतवर इंजन की दबी दबी और मरबूत गुर्राहट इस वक्त मेरे कानों को बहुत भली लग रही थी, क्योंकि आखिरकार इसी को मेरे दुश्मन का मदफन बनना था। एक शौक हचकोले के साथ कार के हरकत में आते ही रामाका की जुबान में चल पड़ी। कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, मगर फिर भी शहर का बारौनक और पुरहुजूम हिस्सा तेजी के साथ गुजरने लगा। इस वक्त मेरी तवज्जो बाहर से ज्यादा इन दोनों पर मरकूज थी जो मेरे आगे वाली नशिस्तों पर मौजूद थे। फिर वीरा अचानक ही गर्दन घुमाकर उर्दू में मुझसे मुखातिब हो गई। ये अपनी बीवी से कल तक वापसी का उज़र करके आया है। हर काम आसान होता चला जा रहा है। मुझे भूल कर इसी को बहलाए रखो। वो सुलग गया तो कहीं हादसा कर बैठेगा। इसे खुद ही कहा है कि मैं तुम्हें नजरअंदाज न करूं, वरना तुम रामाका की तरफ से बदगुमान हो जाओगे। उसने मुझे आंख मारकर कहा, जब दो हरीफ एक दूसरे को जरा सी देर का मेहमान समझने लगते हैं तो ऐसी ही सितम जरीफियां वजूद में आती हैं। मैंने लहजे से खुशी का इजहार किए बगैर कहा, यह पूछा कि मेरे बारे में इसने क्या सोचा है। लेक डिस्ट्रिक्ट के हसीन इलाके में गोली मारकर तुम्हारी लाश किसी झील में फेंकने का इरादा करके आया है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। मैं बताऊंगी कि तुम बहुत खुश हो रहे हो। ऐसे दिलफरेब इलाके में मौत पर कौन खुश ना होगा। मैंने धीरे से कहा, हमें वापस भी आना है। मोटरवे पर आने के बाद कहीं इसे नीचे ले जाना, कह देना मैं वो इलाका देखना चाहता हूँ। वीरा दोबारा रामाका की तरफ मुतवज्जा होगी जो बहुत धीमे सुर में सीटी पर कोई धुन अलाप रहा था। रामाका ने अपना प्रोग्राम बहुत सोच समझ कर बनाया था। एक लंबी ड्राइव के बाद वो लेक डिस्ट्रिक्ट की रोमान परवर फिजाओं में किसी देखी भाली जगह पर मुझसे छुटकारा हासिल करता। फिर वीरा के साथ जाए वारदात से महफूज फासले पर किसी होटल में रात बसर करता। अपनी कामयाबी पर दिल खोलकर जश्न मनाता और अगले दिन वापस लौट जाता। इसी लम्हे मेरे जहन में ख्याल ने बिच्छू की तरह डंक मारा। ड्रामा रोजीनी ने वीरा को अपनी बीवी से अलहदगी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बताया था। खुद उसे भी वीरा से शादी की शायद शदीद आरजू नहीं थी। इसकी ख्वाहिश बस इतनी थी कि वो वीरा से रूम में होने वाली अपनी तौहीन का इंतकाम ले सके। वो अंदर से इंतकाम की आग में जल रहा था। गुस्सा के सर्द होने की एक ही सूरत थी कि वीरा उसके खलवत कदे में उसकी आरजुओं की तकमील पर आमादा हो जाए। उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि वीरा शादी के बगैर उसे अपने करीब भी नहीं आने देगी। इस जिद का तोड़ करने के लिए उसने शादी का ड्रामा रचाने का इरादा भी कर लिया और वीरा को भी इस पर मजबूर करने लगा। यहाँ वो वीरा की भरपूर अदाकारी से धोखा खा गया। वीरा की तरफ से मेरे अगवा में आनत की तजवीज़ को उसने मकारी से कत्ल के इरादे में बदल दिया। एक बार वो मुझे ठिकाने लगा देता तो वीरा उसके सामने बेबस हो जाती। रामाका से शादी किए बगैर अपना इंतकाम ले सकता था और वीरा जुल्म के खिलाफ कहीं जुबान नहीं खोल सकती थी, क्योंकि मेरे कत्ल में वो खुद भी रामाका की शरीके कार होती। उसने अपनी अज़वाजी जिंदगी में कोई बिगाड़ पैदा किए बगैर इंतकाम की आग सर्द करने के लिए बहुत चालाकी से अपना आखिरी मंसूबा बनाया था। वो बदनसीब इस बात से बेखबर था कि उसका बिछाया हुआ जाल आखिरकार उसी की गर्दन का तोक बनने वाला था। मैं वही सब सोचता और अंदर ही अंदर खोलता रहा। हकीकत ये थी कि वो इस वक्त तक वीरा का बाल भी बीका नहीं कर सका था, मगर मैं ये सोच सोच कर खोल रहा था कि वीरा से बातें करते हुए रामाका के दिल में उसके बारे में कैसे कैसे मकरू और रजील ख्यालात सर उभार रहे होंगे। शहर के मरकजी इलाके से निकलने के बाद सड़कों पर ट्रैफिक मजीद बढ़ गया। रास्ते में जा बजा कई इलाकाई बाजार आए और गुजर गए। आखिरकार काफी देर बाद रामाका की गाड़ी मोटरवे पर आ गई। मोटरवे बहुत वसी और एक तरफा थी, लेकिन पहले जंक्शन के बाद सड़क पर गाड़ियों की कसीर तादाद रवां थी। ये सब गालबन वो लोग थे जो कारोबार या मुलाजमत के लिए M1 के मुजाफात से रोज लंदन आते जाते थे। गाड़ियों की सैले रवां का नज्म बहरहाल मिसाली था और तमाम ड्राइवर हार्न बजाए बगैर या बेसब्री का मुजाहिरा किए बगैर सुकून से अपनी अपनी कितार में चले जा रहे थे। इसके पास कोई जहरीली सुई वगैरह नहीं है। वीरा अचानक दोबारा मुझसे मुखातिब होगी। तुम्हारे मारने के लिए ये भी वही हथियार लाया जो हम लिए फिर रहे हैं। मुझसे निजात हासिल करने के बाद ये तुम्हारे साथ रात कहाँ बसर करेगा। अपने जहन में से ये जहर निचोड़ फेंको। वीरा हमवार आवाज में बोली, मैं तुम्हारे चेहरे से देख रही हूँ कि तुम बहुत कुछ सोच रहे हो। ऐसी बातों पर खुद को हल्कान मत करो जो होने वाली नहीं है। ये होटल से बहुत कुछ सोच कर निकला है, लेकिन तुम्हें मालूम है क्यों ना कुछ और ही है। मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैंने जवाब दिया। बस इसके वजूद से घिन आ रही है।
कहो तो मैं अगले एग्जिट पर ही गाड़ी मुड़वा लूं। वीरा परेशान हो रही थी। अभी चलने दो, जरा धुंधलका हो जाने दो तो सोचूंगा। तो मेरी फिक्र मत करो। अचानक रामा ने पुरजोश लहजे में कुछ कहा। वीरा ने उसके मुतरज्जिम का फर्ज अदा करते हुए बताया, उल्लू का पट्टा कह रहा है कि लेक डिस्ट्रिक्ट देखकर तुम्हारे शौहर का दिल खुश हो जाएगा। सफर जरा लंबा है, लेकिन 10वें एग्जिट के बाद भीड़ कम होगी तो रफ्तार बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। इस वक्त तक हम 5वें एग्जिट से गुजर चुके थे। मैंने जवाब दिया, अगर इसने वाकई यही कहा है, इस मनहूस का शुक्रिया अदा करके कहो कि ट्रैफिक कम होने के बाद मैं किसी देही पब में रुकर ठंडी बियर का एक गिलास पीना चाहता हूँ। वीरा ने उसके लिए मेरे पैगाम का तर्जुमा किया और उसका जवाब सुनकर बोली, वो तुम्हारी ख्वाहिश सुनकर खुश हुआ है। तुम्हें मारने से पहले बियर पिलाने का आइडिया उसे पसंद आया है। यह आने वाला वक्त बताएगा। जब ये मोटरवे से उतरेगा तो ये गाड़ी चलाने का शौक जाहिर करके तुम इसकी जगह ले लेना। गाड़ी सुबह रफ्तारी से हमवार सड़क पर दौड़ती रही। मतलब पहले ही अबर आलूद था। रफ्ता रफ्ता हर तरफ काली बदलियां सी फैलने लगी और फिर हल्की हल्की बूंदा बांदी शुरू होगी। रामाका ने स्विच ऑन कर दिया और गाड़ी की विंड स्क्रीन पर वक्फे वक्फे से वाइपर चलने लगे।